जय हिंद साथियों, आप सभी सम्मानित साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी 2023। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे। भारतीय मूर्तिकला। भारतीय मूर्तिकला चैप्टर यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से लिया गया है। चैप्टर संख्या 24। 23 चैप्टरों के माध्यम से लगभग 7000 के आसपास प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। इस पूरे पुस्तक में 11480 प्रश्न हैं। जब ये पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी तो 11480 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो मित्रों, हम लोग आज नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी के सहयोग से ही हमारा ये चैनल, आपका ये चैनल आगे बढ़ेगा और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है आप लोगों से कहने में, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में। अगर आप सभी चाह लें तो 1000 सब्सक्राइबर आप सभी बहुत शीघ्र ही कंप्लीट करा दें, लेकिन देख रहे हैं हम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी चाहेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो हम कहते रहेंगे और ये असंभव रहेगा। तो आप सभी लोग कर दीजिएगा। पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, तक्षण कला किसे कहते हैं? तक्षण कला मूर्ति कला का एक प्रारूप है। तक्षण कला के माध्यम से, तक्षण मतलब काट छाट होता है, पत्थर को काट कर छाट कर मूर्ति का रूप दिया जाता है, तो वही तक्षण कला कहलाता है मूर्ति कला में। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है और प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है कि भारतीय मूर्ति कला की 2 अति विशिष्ट कृतियां कौन सी हैं? तो भगवान बुद्ध और नटराज की मूर्ति अति विशिष्ट कृतियों में जानी जाती हैं। भारतीय मूर्ति कला में नटराज भगवान शंकर का नृत्य अवतार है, नृत्य रूप है नटराज। 3 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। कह रहा है कि नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि किसका द्योतक है? भगवान नटराज मतलब शिव के हाथ में, बाएं हाथ में अमंगलकारी दहकता हुआ अग्नि द्योतक प्रतीत होता है। और देखिए यहाँ पे शक्ति का निर्देशक बायां पैर नृत्य की गति में ऊपर उठा हुआ रहता है और दाहिना पैर मूर्तिमान तमस मन को कुचल रहा है। एक बौना के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, बौना लेटा हुआ है, उसी के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इनके चारों हाथों में, सीधे हाथ में सदिन का सूचक डमरू डिमक रहा है। बाएं हाथ में अंधकार को दूर करने वाला अग्नि का शिखाएं उठ रही हैं और अभय और वरद की मुद्रा में 2 हाथ पल्लव की तरह लहरा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर चल रहे हैं। ट्राइबल मेटल कास्टिंग के लिए जाना जाता है, तो बस्तर को ट्राइबल मेटल कास्टिंग के लिए जाना जाता है। ट्राइबल मतलब जनजातियों में, मेटल मतलब धातु, कास्टिंग मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं बस्तर के ट्राइब्स। 5 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है, निम्नलिखित में त्रिआयामी कला कौन सी है? त्रिआयामी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, त्रिआयामी कला कहलाती है। जैसे कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला। स्थापत्य कला नहीं होने की वजह से मूर्ति कला है। स्थापत्य कला और मूर्ति कला अगर दोनों रहेगा तो दोनों ऑप्शन सही रहेगा, दोनों अलग अलग नहीं आएंगे प्रश्नों में। दोनों मूर्ति त्रिआयामी कला के रूप में जाने जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न, स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्य रथ मुद्रा में मंजीरा वादिका संबंधित किससे है? मंजीरा वादिका कोणार्क से संबंधित है। ये नृत्य रथ मुद्रा में मंजीरा वादिका स्त्री मूर्ति शिल्प है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कोणार्क। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में खूब देखा, कई प्रश्न इससे संबंधित आए थे, तो बताने की जरूरत नहीं है कि कोणार्क उड़ीसा में है और नरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया था, गंगवंश के शासक ने। 7वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है, शिव, नटराज, उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प किससे संबंधित है? ये सभी मूर्ति शिल्प चोल कालीन मूर्ति शिल्प से संबंधित है
और ये चोलकालीन मूर्तियां 15वीं 16वीं सदी में बनाई गई। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में स्थित है गंगा अवतरण की उभारदार। इसे रिलीफ मूर्ति शिल्प भी कहते हैं। उभारदार को रिलीफ मतलब जिसको खुरच कर खोद करके जो बनाया गया है उसे कहते हैं उभारदार। इसे आप स्पर्श कर सकते हैं। जैसे चित्र होता है तो आप स्पर्श करेंगे पता नहीं चल पाएगा कहाँ गड्ढा है कहाँ ऊंचाई है, लेकिन रिलीफ में जहाँ उभारदार होता है वहां पे आप पता चल सकता है। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई गई है? तो आप सभी देखिए कि कह रहा है कि गजहस्त मुद्रा में नटराज की मूर्ति में पाई गई है भगवान शिव की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है निम्नलिखित पत्थरों को नरम से कठोर के सही क्रम में, निम्नलिखित पत्थरों को नरम से कठोर के सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए सबसे सरल पत्थर होता है, सबसे नरम पत्थर होता है सोप पत्थर होता है। सोप पत्थर के बाद चूना पत्थर, सोप पत्थर के बाद चूना पत्थर, और चूना पत्थर से जो कठोर होता है बलुआ पत्थर। सबसे कठोर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेनाइट पत्थर। आप लोग सड़क देखते हो काली सड़क, वो ग्रेनाइट ग्रेनाइट पत्थर को ही उसको तोड़ करके वो गिट्टियां बनती हैं, घर के ढलाई में, छत के ढलाई में काम आते हैं, सड़कों के निर्माण में ये सभी पत्थर काम आते हैं। ऑप्शन नंबर अच्छा इसमें ऑप्शन कहाँ भी दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा सोप पत्थर, और सोप पत्थर के बाद चूना, फिर बलुआ, फिर लास्ट में ग्रेनाइट पत्थर। 11 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद है? रूप मतलब जिसका आनंद हम अपनी आंखों से ले सकते हैं, रूपप्रद है। जैसे कि मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, इन तीनों को हम आंखों से देख करके उसका रसास्वादन कर सकते हैं, तो ये रूपप्रद है। जैसे नाट्य लेखन क्या है? तो नाट्य लेखन हम इसको पढ़ करके समझेंगे तब जाकर के ये, तो इसमें रूपप्रद की कोई भावना है नहीं। काव्य हम इसको सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो अर्थ प्रधान हो गया ये सभी चीजें। संगीत, ये ध्वनि, संगीत सुनते हैं ध्वनि प्रधान हो गया ये चीजें। तो यहाँ पे रूपप्रद कला जिसमें रूप हो, चित्र हो, दृश्य हो, वो मूर्ति कला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, चोल वंश में निम्नलिखित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति कहाँ पर पाई गई? नटराज में शिव नटराज ही है और ये तंजौर तमिलनाडु में उपस्थित है। शिव नटराज चोल काल में बनी हुई है, कांस्य की बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। 13 नंबर प्रश्न, चंवरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति कहाँ पे प्राप्त हुई है? चंवरधारिणी यक्ष की मूर्ति, यक्ष यक्षिणी दोनों की मूर्ति पाई गई है दीदारगंज पटना से। ये मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और मौर्यकालीन जो स्थापत्य है, जो मूर्तियां हैं, इनमें एक प्रकार का लेप लगाया जाता था जिसे ओक कहते हैं। तो ओक पेंटिंग, ओक लेप किस काल में प्रयोग किया जाता था? मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, चावरधानी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ पे हैं? दीदारगंज पटना में। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? अमरावती वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है, वर्तमान आंध्र प्रदेश में है अमरावती, और यहाँ पे रोमन प्रभाव बेहतरीन तरीके से यहाँ की मूर्तियों पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 72 बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में, शायद सभी को याद हो गया होगा। निम्नलिखित में से अभिघटन कला कौन सी है?
अभिघटन कला, मूर्ति कला है अभिघटन कला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न, स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्य रत्न मुद्रा में मंजीरा वादिका कहाँ से संबंधित है? ये प्रश्न तो दोबारा आया है और शायद सभी को याद होगा। कोणार्क में नृत्य रत्न मंजीरा बजाती हुई मंजीरा वादिका स्त्री मूर्ति शिल्प कोणार्क में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 18 नंबर प्रश्न, शिव नटराज उमा पार्वती की कांस्य मूर्ति शिल्प कहाँ से संबंधित है? शिव नटराज आ जाए तो आप लोग चोल काल में लगा दीजिएगा और तमिलनाडु का एरिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, गंगा अवतरण मामल्लपुरम महाबलीपुरम में है। उभारदार मूर्ति शिल्प कहाँ पे स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है गंगा अवतरण। भागीरथी द्वारा गंगा की प्रार्थना करके इनको धरती पे लाने की कथा दंतक कथा प्रचलित है, उसी पे ये मूर्ति बनी हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने 20 नंबर कह रहा है, जैन तीर्थंकर जिनकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमल शाही मंदिर में के गर्भगृह में है, किसकी है? तो ये बात कर रहे हैं हम लोग ऋषभ देव आदिनाथ की। और विमल शाही मंदिर में संगमरमर की, सफेद संगमरमर की आदिनाथ की मूर्ति रखी हुई है। विमल शाह सोलंकी वंश के शासक भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश की किस जिले से 11वीं 12वीं सदी की चक्रेश्वरी की प्रतिमा मिली है? चक्रेश्वरी की प्रतिमा मध्य प्रदेश में सतना से प्राप्त हुई है। सतना जहां पे मैहर स्थित है, सतना जिले में ही मैहर स्थित है। जो इलाहाबाद या आसपास के जो भी लोग होंगे वो शायद सभी लोग मैहर गए होंगे दर्शन करने। 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भाग गया। 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने, अरे बार बार भाग रहा है भाई। कह रहा है कि सप्त मातृका किससे संबंधित है? सप्त मातृका माता शब्द यहाँ पे है और ये मातृ देवियों से संबंधित है। सप्त मातृका में तीन भारतीय देवियों के 3 रूपों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे देखिए, एक सौम्य रूप, रौद्र रूप और कामुक रूप। कामुक रूप आपको गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी मंदिर है वहां पे दिखाई देगा। कामाख्या देवी मंदिर में कामुक रूप। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, कथन तर्क का प्रश्न है। कथन कह रहा है, ऐसा कहना युक्त होगा कि मूर्त कला के क्षेत्र में कलाकार की अभिव्यक्ति में सामाजिक वास्तविकता का समाकलन होता है। तो कथन तो सही कह रहा है भाई। तर्क देखिए कह रहा है, क्योंकि रूप और विषय वस्तु दोनों में मूर्त छवि का सृजन करते समय समसामयिक सुसंगतता की मांग मानव अभिव्यक्ति के लिए अंतर्निहित और स्वाभाविक होता है। तर्क भी सही कह रहा है, कथन भी सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कथन कह रहा है, प्रकृति में विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन और उनकी पृष्ठभूमि की स्पर्श संवेदना को समझना मूर्तिकला के विद्यार्थी के प्रारंभिक प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग है। कथन सही कह रहा है। तर्क देखिए कह रहा है, इससे उन्हें न केवल अभिव्यंजना के माध्यम की स्पर्शीय गुणवत्ता को समझने में सहायता मिलती है, बल्कि बुनावट में भी यह तीक्ष्ण सजगता का विकास करती है। इस अभ्यास द्वारा यह निश्चित हो जाता है कि वस्तु की सजीव सच्चाई का समग्रता से समझा गया है। तो तर्क और कथन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न, धातु की ढलाई मतलब मेटल कास्टिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, धातु को ढालना, धातु को मूर्ति के रूप में या किसी अन्य रूप में ढालना।
उसको धातु की ढलाई कहते हैं। मूर्ति बनाना या किसी अन्य रूप में, जैसे कि कोई बर्तन हो गया उस रूप में ढालना, या किसी अन्य रूप में धातु को ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था में चेंज करना तापमान दे करके, उसके बाद फिर उसको एक निश्चित सांचे में डाल करके ठंडा करना, धातु की ढलाई मेटल कास्टिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में देखिए, पहले प्रक्रिया क्या होती है, धातु को पिघलाना, पिघलाने के बाद जो उसमें अवशिष्ट हैं उसको हटाना, साफ करना, फिर मोल्ड में धातु को उड़ेलना। एक सांचा होता है, उसमें धातु को, पिघली हुई धातु है उसमें उड़ेला जाता है, फिर मोल्ड को ठंडा करना, ठंडा हो जाएगा तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा, फिर मोल्ड को तोड़ देना, उस सांचे को तोड़ देना या खोल देना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई सांचा बार बार रीयूज हो रहा है तो उसको खोल दिया जाता है, कोई सांचा ऐसा होता है कि एक बार यूज करने के बाद उसको तोड़ दिया जाता है। जैसे कि मिट्टी का कोई सांचा बनाए, कोई देवी या देवता या किसी अन्य की मूर्ति या बुद्ध की किसी अन्य की मूर्ति जो है, उसको बनाने के लिए पहले एक मोम का वो मूर्ति बना लेंगे। मोम की मूर्ति बनाना आसान है, फिर उसके चारों तरफ मिट्टी लपेट देंगे, उसके बाद फिर उसको गर्म कर देंगे, पकाएंगे, तो जो मोम रहेगा वो पिघल जाएगा, पिघलने के बाद उसको निकाल लेंगे बाहर, फिर एक सांचा तैयार हो गया, खाली होल तैयार हो गया उस मूर्ति के आकार का, उस मूर्ति के डिजाइन का, जो कि खाली है। अभी उसमें मोम था, मोम के बाद मोम के ऊपर मिट्टी लगी थी, पकाने के बाद तो मिट्टी पक भी गई और मोम निकल भी गया। अब धातु को एकदम लिक्विड फॉर्म में गर्म करेंगे खूब ज़्यादा तापमान दे करके, फिर उसी सांचे में उड़ेल देंगे। उड़ेलने के बाद क्या होगा, उसको ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर तोड़ देंगे उसको सांचे को, तो बन गया धातु की मूर्ति। इसी को कहते हैं धातु मोल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टेराकोटा क्या है? देखिए, टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों को, कोई मिट्टी है, मिट्टी का बर्तन है, उसको पकाया जाता है। जैसे कुम्हार जो करते हैं वही टेराकोटा है। ज़्यादा हम लोग टेक्निकल नहीं समझेंगे, साधारण सी बात है, हम लोग देसी लोग हैं तो समझ जाएंगे, जो शहरी लोग हैं शायद वो ना समझें, लेकिन उनको हम बता देंगे। जैसे कुम्हार क्या करते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और मिट्टी के बर्तन को बनाने के बाद उसको आग में पकाते हैं, तो वही हो गया आपका पक्की मिट्टी। जैसे ईंट होता है आपका, मान लीजिए वही चीज़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अभिकथन कह रहा है, अभिकथन कि स्टोनवेयर को कम तापमान में पकाया जाता है। स्टोनवेयर को ज्यादा तापमान में पकाया जाता है, कम तापमान गलत बात कह रहा है। अब देखिए, क्योंकि यह अर्दनवेयर की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, मजबूत तो होता है, तो कथन गलत है, तर्क सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है, हरिहर आर्य पितामह किन 4 देवताओं की सम्मिश्रित मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे एक शब्द आ रहा है हरिहर। हरि मतलब कि हो गया विष्णु, और हर हो गया हर हर महादेव भगवान शंकर। तो हरिहर में 2 देवता तो आ गए, हरिहर में 2 देवता आ गए, और कह रहा है कि 4 देवताओं का सम्मिश्रण होता है। आर्क मतलब भगवान, वो क्या नाम है आपका, सूर्य। तो यहाँ पे 4 देवता हैं, तो पितामह 4 देवता है, देखिए विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा, ये 4 हो गए। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, मिट्टी का बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए लेविगेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है, लेविगेशन विधि अपनाई जाती है मिट्टी की सफाई के लिए। अतः यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है
राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ पे प्राप्त हुई थी? तो ये शांति निकेतन के कलाकार थे और शांति निकेतन के ये अवनीनाथ टैगोर के शिष्य थे, राम किंकर बैज। इनके बारे में तो खूब हम लोगों ने देखा है कि राम किंकर बैज 1906 ईस्वी में इनका जन्म बंगाल में हुआ था। अवनीनाथ टैगोर के शिष्य थे। जब भारतीय कलाकारों के बारे में देख रहे थे, चैप्टर संख्या 22 थी क्या, शायद 21-22 में देखे थे हम लोगों ने इनके बारे में खूब, और राम किंकर बैज के बारे में तो खूब देखे हैं। तो यहाँ पे शांति निकेतन की ये कलाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है जो कि RBI परिसर दिल्ली में है, और एक संथाल परिवार है, ये रट गया होगा, जो कि शांति निकेतन परिसर में ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है सिरे पर्दू किस माध्यम में मूर्ति ढालने की तकनीकी है? धातु को ढालने की तकनीकी है सिरे पर्दू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर का प्रश्न है जो कि कह रहा है निम्नलिखित मूर्ति कलाओं के सही कालक्रम का चयन करिए। तो इसके कालक्रम में देखिए अवलोकितेश्वर रत्नागिरी, ये है 6ठी शताब्दी की। बुद्ध कुरकिहार की 9वीं शताब्दी की। अवलोकितेश्वर अलची, एक रत्नागिरी है, एक अलची है, ये है 1000 AD की, 11वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी के मिड पॉइंट, 10वीं शताब्दी का अंत, 11वीं शताब्दी की शुरुआत। बाहुबली श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, ये 973 से 993 AD। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही जवाब दिखा रहा है। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है रिपुजे देखिए किसके निर्माण की प्रक्रिया है? रिपुजे के माध्यम से उभारदार मूर्ति का निर्माण किया जाता है। 34 नंबर प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस संस्थान की ब्लैक पॉटरी, अच्छा ब्लैक पॉटरी यहाँ पे आ गया, एक ब्लू पॉटरी होता है, जयपुर की है, जयपुर की ब्लू पॉटरी, और टेराकोटा है, टेराकोटा ODOP में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आपके लिस्ट में आता है, वहाँ पे गोरखपुर से ODOP में टेराकोटा। और देखिए ब्लैक पॉटरी ये निजामाबाद की बहुत प्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी, और ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है जयपुर की। जयपुर में जयपुर के कलाकार हुए हैं, राजस्थान के कलाकार हुए हैं कोटा साइड के, उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। वो ब्लू पॉटरी के वो मतलब कह सकते हैं कि पुनरुत्थान करता है भारत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है ब्लैक पॉटरी के लिए, उत्तर प्रदेश में निजामाबाद। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है 3D में ठोस आकृतियों, त्रिआयामी ठोस आकृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी है या नीचे धसी है, क्या कहते हैं? इसे रिलीफ कहते हैं, खुदी हुई। रिलीफ मतलब खुदी हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की ब्लैक पॉटरी, फिर से वही प्रश्न, जवाब भी सेम टू सेम। 37 नंबर का प्रश्न टेराकोटा, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? अभी हमने 2 प्रश्न पहले बताया था, गोरखपुर में प्रसिद्ध है। गोरखपुर का टेराकोटा ODOP में भी ये सूचित है, इसको सूची में ODOP की सूची में गोरखपुर में है टेराकोटा। अब 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकार देने की ग्लाइप्टिक प्रणाली, आकार देने की ग्लाइप्टिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्लाइप्टिक प्रणाली कार्विंग से संबंधित है। अब चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है कि एल्यूमिनियम का गलनांक होता है 1218 फ़ारेनहाइट, कॉपर का 1981, स्टील का 2500 और टिन का 450 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो रहा है। 40 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं और 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कुछ कह रहा है कि कथन कह रहा है सांचे से
सेरामिक मूर्ति की स्लिप कास्टिंग में काओलिन का प्रभावी उपयोग किया जाता है। तो ये कथन गलत कह रहा है। तर्क कह रहा है इसे संकुचन के लिए अधिक दर के कारण, इसके संकुचन के अधिक दर के कारण। तर्क भी गलत है। तो यहां पे भी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा है दोनों गलत है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है गलने के दौरान एल्यूमीनियम की सफाई के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एल्यूमीनियम की सफाई के लिए। तो 42 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय परंपरा धातु कास्टिंग को ग्रेविटी कास्ट के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। गलत है। तर्क कह रहा है ग्रेविटी कास्टिंग में पिघले हुए धातु को जले हुए वैक्स के स्थान पर सीधे नहीं डाला जाता। यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, दोनों गलत। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है उच्चतर से निम्नतम की दिशा में मिट्टी की परिपक्वता ताप के सही क्रम का चयन करें। पोर्सिलिन का है 2228 से 2345 फ़ारेनहाइट, स्टोनवेयर का 2167 से 2232 फ़ारेनहाइट और अर्थनवेयर का 1828 से 1945 फ़ारेनहाइट, गंगेटिक सिल्ट का 1040 से 1420 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब दिख रहा है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में गलनांक के सही क्रम का चयन करिए। तो बढ़ते हुए क्रम में गलनांक का सही क्रम होगा लेड होगा, जिंक होगा, लेड, जिंक, ब्रास और सोना। तापमान यहाँ पे दिया हुआ है। लेड का 327 डिग्री सेल्सियस, 327 लेड का, और जिंक का 412 डिग्री सेल्सियस, ब्रास का 900 से 940 डिग्री सेल्सियस और गोल्ड का 1064 डिग्री सेल्सियस होगा। कह रहा है 45 नंबर प्रश्न मूर्ति निर्माण का सही क्रम चुनिए। तो मूर्ति निर्माण के सही क्रम में आ जाएगा, सबसे पहले एक ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग के बाद क्ले मॉडलिंग करते हैं और उसके बाद फिर मोल्ड मेकिंग करते हैं, लास्ट में कास्टिंग किया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग गणतंत्र दिवस को खूब एंजॉय करिए और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बड़ी मेहनत होती है और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ता है। आप लोग सहयोग करेंगे जरूर होगा, हर मुकाम पे पहुंचेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।